नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। बयान, सम्मान और घमासान। और राहुल गांधी शायद अब देश के इकलौते ऐसे नेता बन चुके हैं जो अपने बयान से लगातार चर्चा में तो रहते हैं। अपने बयानों से किसी भी राज्य की हाई कोर्ट, कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से भी अक्सर अलग अलग टिप्पणी सुनते रहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से कोई ऐसा बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर भी टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। ये राहुल गांधी के लिए एक राहत मानी जा रही है, लेकिन इस राहत के साथ एक बहुत बड़ी नसीहत भी है। वो नसीहत जो भविष्य में राहुल गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिप्पणियां की जाएंगी और सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई थी। ऐसे में अब राहुल गांधी के सामने यहां पर राहत भरी खबर आई, लेकिन साथ ही साथ वीर सावरकर पर उनका जो स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का इस्तेमाल अब राहुल गांधी जब जब वीर सावरकर को लेकर बयान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो दल हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को राहुल गांधी को दिखाएंगे। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कहा था। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार अलग अलग बयानों को लेकर अलग अलग तरह से कोर्ट का सामना कर चुके हैं और कोर्ट में उनकी फटकार भी लग चुकी है। उन्हें राहत तो मिलती गई, लेकिन कई बार मुसीबतें बढ़ गई और कुछ केस तो अभी भी चल रहे हैं अलग अलग जिलों में। तो यहां पर समझना यह होगा कि आखिरकार इस स्थिति में राहुल गांधी क्यों और कब पहुंच जाते हैं, जब उनके सामने ये स्थिति बन जाती है। राहुल गांधी कब, कैसे, कहां, कौन सा बयान दे जाते हैं जो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी वो टिप्पणी सबको याद होगी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान। उसमें राहुल गांधी इतना घिरे कि घिरते चले गए। बाद में राहुल गांधी को अपना बयान वापस लेना पड़ा। और अब वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के सामने एक और चुनौती आ गई है। वो चुनौती ये है कि वीर सावरकर को राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों में क्रांतिकारी नहीं मानते हैं और टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन अब चूंकि जब कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी पर टिप्पणी करते समय यह कहा गया कि आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में कोई टिप्पणी करें और जिन्होंने आपको आज़ादी दिलाई है उनका सम्मान आप इस तरह से करें। हम आपको राहत दे देते हैं, स्टे लगा देते हैं, लेकिन आप इस बात को याद रखें, आप इस बात को सनद रहे। इस टिप्पणी के साथ छोड़ा गया तो बड़े सवाल इस पूरे मामले पर उठ गए हैं। वो सवाल जो बड़े हैं, वो सवाल जिनका जवाब आज हम लेंगे हमारे साथ। दरअसल इस पूरे मामले में राजनीतिक पहलुओं के साथ साथ राजनीति में राहुल गांधी के लिए इस टिप्पणी के बाद किस तरह की स्थिति होगी और वाकई में इस स्टे को राहुल गांधी के लिए राहत माना जाएगा, इसको लेकर भी आज हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्थिति क्या है और क्यों है। थोड़ी देर में बस हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ जाएंगे जिनसे इस चर्चा को हम करेंगे और इस चर्चा में शामिल हर वो व्यक्ति जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी आखिर क्यों बार बार विवादों में फंसते जाते हैं अपने बयानों से। 13 अप्रैल 2019 को मोदी सर ने वाला बयान दिया था और राहुल गांधी मुसीबत में फंस गए थे। मामला आगे बढ़ा, राहुल गांधी यूं नहीं रुके। इसी मामले में दरअसल राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 में निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई
और वहीं दूसरी तरफ मामला इतना ही नहीं था। दरअसल 24 मार्च 2023 को राहुल की संसद सदस्यता भी बयान को लेकर जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, मुश्किल में वो फंस चुके हैं। और इतना ही नहीं, 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट का सजा पर रोक से इनकार हो गया। एक बयान को लेकर हम बात कर रहे हैं जिस पर राहुल गांधी इतना फंसते गए, किस किस तरह से कोर्ट उन पर सख्त हुई। 15 जुलाई 2023 को सजा के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उनको मामले में राहत मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल को राहत मिली और सजा पर रोक लगा दी गई और इसीलिए आगे जाकर फिर राहुल गांधी दोबारा लोकसभा के सदस्य बन सके चुनाव लड़कर। लेकिन उस वक्त तो मुसीबत आ गई थी। और लेकिन राहुल गांधी के लिए ये आज की टिप्पणी भी बहुत मायने रखती है। बहुत कुछ समझना है राहुल गांधी को इस टिप्पणी से। और कहीं ना कहीं इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी एक अलग मुद्दा मिल गया है राहुल गांधी को घेरने का, जिसमें राहुल गांधी के सामने अब ये चुनौती रहेगी कि वीर सावरकर को लेकर वो बयान दें, या वो बयान दें जो सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा है, या फिर वीर सावरकर पर बोलने से ही बचें, क्योंकि टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी अक्सर लोकसभा के अंदर भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, अलग अलग जगहों पर वो टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन अब मुश्किल है राहुल गांधी की बयानों पर, और राहुल गांधी के बयानों पर घमासान से स्थिति कुछ इस तरह की हो चुकी है। दरअसल आज ही सुनवाई हुई थी और इसी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नसीहत मिली है, उन पर टिप्पणी हुई है। बड़ा 7 जुलाई 2023 को पहुंचा, यहां पर गुजरात हाई कोर्ट का सजा पर रोक से इनकार हो गया और इसके बाद मामला और आगे पहुंचा। जब मामला आगे बढ़ा तो 15 जुलाई 2023 को सजा के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई थी, लेकिन वो बयान था। और अब वीर सावरकर पर बयान वाले मामले में भी राहुल गांधी बाल बाल बच गए। राहुल गांधी को टिप्पणी से छोड़ दिया गया, नसीहत दे दी गई और जिस याचिका को उनकी तरफ से लगाया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया, यानी कि मामले में स्टे लगा दिया गया है। तो निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। तो राहुल गांधी पर कब कब कोर्ट सख्त हुई आपको हम बता रहे हैं। और चलिए वक्त को जाया नहीं करेंगे, सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ आलोक वत्स जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजकुमार मौर्य प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मनीष शुक्ला है, वकील सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी, पहला सवाल आपसे, राहुल गांधी के लिए ये टिप्पणी आगे भी राजनीति में बहुत कुछ मायने रखेगी, बहुत कुछ संदेश है इस टिप्पणी में। आलोक जी, आपका फोन म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मेरा फोन अनम्यूटेड नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। मेरा ये कहना है, एक पुरानी कहावत है, जस करनी तस भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। राहुल गांधी विभिन्न केसों में विभिन्न जगहों पे जमानत पे चल रहे हैं और इस तरीके का बयान अगर उनके कृत्यों से कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, हाँ, तो ये किसी भी रूप में उनके लिए हितकर नहीं। और अब तो इससे बैक ट्रैक भी नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि सारे मामले कोर्ट के अधीन है। हाँ, और उसकी अब सुनवाई चल रही है, अब तो निष्कर्ष निकलने का वक्त है। हाँ,
तो जिसने जैसा किया है वैसा उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आगे बढ़ेंगे, आपके पास आता हूं। राजकुमार मौर्य जी है मेरे साथ। राजकुमार मौर्य जी, ये तो बड़ा एक मुश्किल स्थिति हो गई वीर सावरकर पर। अब राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोले या फिर ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत बड़ी है। संदेश है सीधा सीधा। आज के प्रकरण में जिस तरीके से राहुल गांधी जी को राहत मिली है, ये अपने आप में उदाहरण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है सजेस्ट किया है कि आगे से जो है उनके ऊपर कोई ओछी या इस तरीके अटैक न किया जाए, कोई टिप्पणी न की जाए। तो उसके दो पक्ष हैं। जैसे सावरकर जी का जो व्यक्तित्व रहा, उसके दो पक्ष हैं। एक तो उन्होंने आजादी की लड़ाई में पहले हिस्सा लिया, बाद में कहीं कहीं डर गए और इसके कारण वो कहीं कहीं अंग्रेजों की शरण में चले गए। उसका उदाहरण है कि उनको पेंशन मिलना, माफीनामा लिखना। सुप्रीम कोर्ट उनको क्रांतिकारी मानता है। बिल्कुल भाई, देखिए हमारे जितने भी महापुरुष हैं समाज के, चाहे वो अपना थोड़ा योगदान दिए, ज्यादा योगदान दिए, बाद में झुक गए किसी की वजह से, लेकिन ये मानवीय चीजें हैं ना। बाद में वो उतना नहीं झेल पाए। जैसे गांधी नेहरू के अंदर दम था, वो अड़े रहे, जेल गए, झुके नहीं। तो उस तरीके से सावरकर नहीं थे, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए कुछ काम किया था। तो उसी का रेफरेंस में उसी के जो कार्य किए थे, उसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेस्ट किया है, वो अच्छी बात है। उस चीज का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन एक बात यही नहीं समझ में आती, आखिर हमको क्या जरूरत थी अंग्रेजों से पेंशन लेने की? 60 रुपए उस समय, उस 60 रुपए बहुत बड़ी रकम थी उस समय। जी ठीक है, चलिए इस बात का जवाब भी लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ निरंजन पोद्दार जी। निरंजन जी, कहा यह जा रहा है कि इस टिप्पणी के बाद जो है वो राहुल गांधी के सामने एक नई लकीर खिंच गई हो और वो लाइन शायद राहुल गांधी को भी छोटी या बड़ी करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले ये बता दीजिए, जिस बात को यहाँ पर राजकुमार मौर्य जी कह रहे हैं कि दरअसल पेंशन लेने की ज़रूरत क्या थी, गांधी जी, नेहरू जी इतनी बार जेल गए, अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया? पहले इस पर जवाब दे दीजिए, तो उसके बाद मामले पर। देखिए अजितेश जी, हमारे यहाँ रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति जिमी खगेश चल की चिकनाई। यानी कि आप बिना ज्ञान के अगर आप कोई बात करते हैं, कोई विमर्श करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, कोई बयानबाजी करते हैं, तो आप एक तरह का वैसा ही कर रहे हैं कि जैसे आप जल में से चिकनाई यानी कि घी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसको चाहे आप 4 घंटे भिगो के रखे या चाहे 10 घंटे भिगोते रहे, लेकिन जल में से पानी में से घी नहीं निकल सकता। तो ये उसी प्रकार से है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो और चाहे राहुल गांधी जी को बचाव करने वाले उनके प्रवक्ता हो। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो राजनीतिक जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसके अंदर जो सार्वजनिक जीवन में है यानी कि जो राजनीति में है, उसको कम से कम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके शब्दों से, उनके वचनों से, उनके प्रवचनों से, उनके कार्यों से अगर किसी भी यानी कि देश के अंदर अगर एक व्यक्ति को भी कहीं कोई ठेस पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो इसके लिए योग्य प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले चाहे हम हमारे जो इतिहास के अंदर जितने भी बड़े राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं, उसके अंदर चाहे कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, तमाम राजनीतिक दलों के हो, वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा और अपने शब्दों के ऊपर एक बहुत बड़ा नियंत्रण रखते थे। यानी कि वो जो बात करते थे वो कहीं ना कहीं अपना, और हमारे यहाँ जो राजनीति के अंदर कहा जाता है नेता, नेता का मतलब क्या? जो जनता को नेतृत्व दे, ना कि जनता को आहत करे, जनता को दुखी करे। अगर आपके शब्दों से अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के देश के अंदर जो वीर सावरकर को आज भी बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जिसके अंदर मैं भी एक शामिल हूं, अगर ऐसे लोगों को अगर राहुल गांधी वीर सावरकर को माफी वीर या तमाम वीर ये कहेंगे, आवश्यकता क्या है भाई? मुझे एक बात बताइए, आप किसको खुश करना चाहते हैं? किसी को गाली दे करके, किसी को अपशब्द कह करके, किसी का अपमान करके आप किसको खुश करना चाहे भाई? आप जो है अगर उनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते हैं तो आप उनकी बात छोड़ दीजिए, उनको अपनी चर्चा में मत लाइए, ना उनके बारे में नकारात्मक बात कीजिए, ना सकारात्मक बात कीजिए। अब तो वही करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तारीफ करेंगे नहीं, अब तो वही करना पड़ेगा निरंजन जी, क्योंकि तारीफ तो राहुल गांधी करने से रहे, आप बुराई कर नहीं सकते, टिप्पणी इस तरह की करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है नहीं, या क्या करेंगे कि बोलो ना मामले पर ज्यादा अच्छा है। खैर ठीक है, एक रिएक्शन जो है
वो आलोक जी से मैं चाहता हूँ राजकुमार मौर्य जी की बात पर, उसके बाद मैं वकील साहब का रुख करूंगा मनीष शुक्ला जी का। राजकुमार मौर्य जी नेहरू गांधी जी की बात की। वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी, जो उस समय का कठोरतम सजा है, और किसी भी नेता को इतना कड़ा दंड नहीं मिला था। और जिस यातना के साथ उनको वहां रखा गया वो भी किसी से नहीं छिपा हुआ है। वो अमर शहीद बलिदानी लोग थे जिन्होंने सर्वस्व जीवन भारत की आजादी के लिए में लगा दिया। उनके ऊपर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना, उसका खामियाजा इनके नेता को भुगतना पड़ा है। और एज ए कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, बतौर स्पोर्ट्समैन भी अगर ये भी उस बात की हिमाकत करते हैं तो इन लोगों को भी पब्लिक का दंश झेलना पड़ेगा। आज क्या स्थिति है कांग्रेस की भारत के राष्ट्रीय पैमाने पर, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। ये निरंतर गिरावट की ओर जा रहे हैं। और अगर इसी तरीके की बयानबाजी करते रहे, राफेल मामले में भी राहुल गांधी जी ने जो कहा था उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी। ये तो खैर हो गया है, एक लंबा जो अगर हम देखें इतिहास हो गया है राजकुमार मौर्य जी, कि राहुल गांधी बयान देते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी होती है। आपको याद ही होगा एक बार तो बयान को लेकर, और जब मामला आगे चला तो कहाँ तक पहुँच गया, जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दे दिया था। राजकुमार मौर्य जी, क्या मतलब कोई रणनीति बनाने वाले लोग गलत हैं जो राहुल गांधी से ऐसा कहने के लिए बोलते हैं कि ऐसा कहिए? नहीं, ऐसी कोई अपने बात मन से ही नहीं है। कहते हैं। राहुल गांधी जी हाँ, अपने मन से कोई बोलते हैं। बात नहीं है। राहुल गांधी जी खुद अपने डिसीजन लेते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके दौरान तमाम लोगों से मिले जुले, उनके विचारों में बड़ा बदलाव हुआ, बहुत क्रांतिकारी विचारधारा उनकी उत्पन्न हुई है। तो वो जो बोलते हैं वो कोई गलत नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर जो है हम लोग अपने सर माथे लेते हैं। और लेकिन ये चीज तो हमेशा खटक रहेगी कि आखिर जो व्यक्ति पेंशन अंग्रेजों से लेता हो, जो माफीनामा लिखता हो, उसको वो हमारे भारतीय समाज का आराध्य नहीं हो सकता है। भारतीय समाज में हमेशा वीरों की पूजा हुई है, माफी वीरों की पूजा नहीं हुई है। ठीक, ओके। अब चूंकि अगर हम इसी को ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो बेमानियों की उस पर हम बाद में आएंगे। अब जरा मनीष शुक्ला जी का रुख करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मनीष शुक्ला जी, अब सबसे पहले ये बताइए कि दरअसल इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है कितनी महत्वपूर्ण है, तब जब राहुल गांधी को उनके ऊपर चल रहे मामले में स्टे दिया गया, लेकिन ये कहा गया टिप्पणी करते हुए। जवाब दो तरीके से दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस बात की याद दिलाती है कि संविधान और कानून सबके लिए एक समान है। फिर चाहे वो एक आम नागरिक हो या कोई वरिष्ठ कांग्रेस का नेता हो। जब कोई व्यक्ति विशेषकर सार्वजनिक रूप से जीवन में बिना पुष्टि किए, बिना तथ्य को जाने किसी के बारे में बयानबाजी करता है तो समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और वो एक गंभीर मामला बन जाता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 505, 499, 500 में इस तरह की जो अफवाहें हैं और भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ जो आप देते हैं बिना तथ्यों को जाने पहचाने और इतिहास से रूबरू हुए बगैर, तो उस पर कार्रवाई होना जायज है। और यही भारत की दंड संहिता भी कहती है। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है एक चेतावनी के रूप में है, क्योंकि ये चेतावनी एक आवश्यक संतुलन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। और इम्पोर्टेंट बात जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि वीर सावरकर जी के बारे में, आज जो कार्रवाई के दौरान 19 अप्रैल को ये पिटीशन फाइल होती है, कल मैटर ये मेंशनिंग में आता है और आज मैटर लिस्ट होता है जिससे सुनवाई होती है। अभिषेक मनु सिंघवी जी अपील हुए और वहां पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन जी की पीठ ने क्या बोला, क्या पूछा? ये पूछा गया कि आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी ब्रिटिश वायसराय को एक एड्रेस किया था कि योर फेथफुल सर्वेंट,
इसका मतलब होता है कि आपका आज्ञाकारी सेवक। तो ये क्या गलत था महात्मा गांधी जी का कहना? आपकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी जी ने भी सावरकर की प्रशंसा में बहुत सारे लेटर्स लिखे। तो जब आपको इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है तो इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन जी की पीठ ने आज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग बोला। हाँ। और मैटर तो स्टे तो किया, लेकिन वार्न करते हुए कि अगर दोबारा ये गलती दोहराई गई तो सुप्रीम कोर्ट को ये सुओ मोटो लेना पड़ेगा। हाँ। और राहुल गांधी जी की राजनीति अब केवल झूठ या अफवाहों पर आधारित है, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो आज की जो टिप्पणी है ये बहुत ही कड़ा संदेश देती है। हाँ। कि ये देश बर्दाश्त इसलिए नहीं करेगा कि हर जगह हर कोई व्यक्ति जागरूक है, और जब आप भ्रामक चीजें बयान से गुमराह की कोशिश करते हैं तो भारतीय लोग कमजोर होता है। हाँ। और आज उसी लोकतंत्र की सबसे संरक्षित ने ये टिप्पणी की है। तो मेरे ख्याल से इस मामले में राजनीतिकरण ना होकर के आपको हाँ। माफी मांगना चाहिए और हाँ। देश के सामने आगे करना चाहिए कि जो उन्होंने बोला वो गलत बोला। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर राजकुमार मौर्य जी, आप सुन रहे बात को, मनीष शुक्ला जी की बात उन्होंने बताई, तफसील से बताई, और चूंकि वकील है, जाने माने वकील है, तो पूरी बात को बताया। पहला रिएक्शन आपका इस पर कि मनीष शुक्ला जी ने जिस तरह से बात बताई, और ये कोई नई बात भी नहीं है, ये अक्सर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब राहुल गांधी ने इस तरह की टिप्पणी की तो सरकार की तरफ से किसी ना किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया, और ये इतिहास भी है। बावजूद वो बार बार अनवरत इस बात को बोलते हैं। देखिए, इस प्रकरण में खाली हम इतना कहेंगे कि जैसे आज सावरकर जी का पूरा व्यक्तित्व देखा जाए तो शुरुआती, जी हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। शुरुआती दिनों में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है हिस्सा लिया था। हाँ। और उनका जो योगदान है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं। हाँ। लेकिन बाद के समय में उन्होंने पूरा नेगेटिव रोल अदा किया। जैसे देश के विभाजन में उनकी भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ। मुस्लिम लीग को भड़काने वाले कौन थे? सावरकर थे। अंग्रेजों से झुकने वाले, माफी मांगने वाले और उनसे टेंशन लेने वाले कौन थे? सावरकर थे। तो इन चीजों को कहा जाएगा हमेशा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना तो कोई रोक है ना कोई निर्देश है। हाँ। तो जो चीजें सही रहेंगी हमेशा उनको कहा जाएगा। जी हाँ, 1947 में नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो कोई शपथ वपथ ली गई थी या कागज पर साइन होकर बन गए थे? 1947 में संविधान तो हमारा 1950 में लागू हुआ। हाँ। तो देश जब आजाद हुआ था, उसका जो विभाजन हुआ था उसके जिम्मेदार कौन थे? नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ 47 में जब प्रधानमंत्री बने थे, सिर्फ कागज पे कोई साइन किए थे या कोई शपथ ली गई थी? आपको जानकारी है कुछ इस बारे में? पहली आंतरिक सरकार तो जो है 50 की बात बनी थी, चुनाव हुए। अरे प्रधानमंत्री कब बने थे जवाहरलाल नेहरू? पहली बार तो 47 में बने थे। कैसे बन गए थे? बोलने से बन गए थे? कागज पे साइन किए थे या कोई शपथ ली थी उन्होंने? जो पूरा उनको चुनाव के बाद जो बने थे वो 50 की बात बने थे। अरे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, 47 में जब बन गए थे तो सिर्फ साइन करके बन गए थे या कोई शपथ ली थी उन्होंने? बिल्कुल भाई, उसमें क्या है, जो है पूरा देश साथ था, सारे लोग साथ थे, तो सरकार तो बनी। लेकिन शपथ ली थी तो कौन सी शपथ ली थी? लागू नहीं होता है। शपथ ली थी तो कौन सी शपथ ली थी? नहीं थी। 1950 के बाद शपथ ली थी 47 में, तो कौन सी शपथ ली थी आपको पता है? तब तक विभाजन हो चुका था ना। शपथ ली थी, शपथ ली थी, कौन सी शपथ ली थी पता आपको? हाँ बताइए, आप ही बताइए। आपको जानकारी है इस बारे में? कम से कम इतना समझिएगा, आप एक बात को लगातार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कहा कि वीर सावरकर इस देश के क्रांतिकारी हैं, आजादी में उनका योगदान है, उसके बाद आप उसको तो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप पेंशन का जिक्र करके क्या बताना चाहते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इतिहास पढ़िए राजकुमार मौर्य जी थोड़ा। बार बार आप एक व्यक्ति को सिर्फ किए गई चीजों को लेकर अगर टीज करेंगे ना तो पढ़िएगा थोड़ा इतिहास, आपको समझ में आएगा। आलोक वत्स जी, ओवर टू यू। अब सवाल ये कि बार बार एक चीज को दोहराकर आखिरकार क्या साबित करना है? देखिए,
वीर सावरकर जी को अंबेडकर जी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी कि आपके द्वारा किए गए कास्ट एबोलिशन के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। आप महात्मा बुद्ध की तरह इस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तो वैसे आदमियों से जिनको प्रशंसा पत्र मिला हो, वो राजकुमार मौर्य जी के क्या कहने से वो खराब हो जाएंगे? उनको काला पानी मिला क्यों? किस कारण से? और मार्शले में जब उनको अरेस्ट करने के लिए कमर्शियल जहाज पे घेर लिया था तो वो पानी में कूद गए थे। हाँ। लेकिन वहां भी अंग्रेजों ने उनका पीछा करके उनको कैप्चर कर लिया। हाँ। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्यों की थी? हाँ। क्या कुर्बानी दे रहे थे वो? हाँ, उनके कुछ मतभेद थे गांधी जी के कुछ से। हाँ। मतभेद रखना तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। हर आदमी, राहुल गांधी मोदी जी से मतभेद रखते हैं। हाँ। कांग्रेस के लोग भाजपा से मतभेद रखते हैं। हाँ। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो देशभक्त नहीं है। गलत टिप्पणी करना और इतिहास की पूरी जानकारी नहीं रहना, ये बड़ी स्थिति खराब है, ठीक नहीं लगता है। बड़ी स्थिति खराब है। खैर, यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं निरंजन पोद्दार जी से कहूँगा, चूंकि आज वो हैं तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, लेकिन चूंकि उनका जो ज्ञान है वो भी यहाँ पर ज़रूरी होगा इस चर्चा में। ये बार बार पोद्दार जी एक चीज़ को छेड़ दिया जाता है और मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने बड़ा जोर शोर से कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, आप सावरकर हैं, मैं गांधी हूँ, मैं महात्मा गांधी का सेवक हूँ, आप वीर सावरकर के सेवक हैं, तो इससे कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं है। इस बात को समझ लेना पड़ेगा कांग्रेस को भी, राहुल गांधी को, कि वीर सावरकर को कोसने से आपका कोई राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है। देखिए जितेश जी, दो मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल गांधी जी की स्थिति क्या है, राहुल गांधी बोल देते हैं और उसके बाद में जो उनके रफूगर है वो कहीं ना कहीं उस फटे को रफू करने पे लग जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक बादशाह हुआ करते थे जलालुद्दीन, और उनका जो था, उनका ज्ञान इतना ही था जितना राहुल गांधी का। और वो मैंने जो है जंगल में तीर चलाया, तीर जाकर के हिरण की आंख में निकला और हिरण के पंजे से मैं जाकर के वो तीर घुस गया। ठीक। अब सबने कहा यार ये 3 किलोमीटर दूर से इन्होंने तीर चलाया, आंख से निकल करके और वो पंजे में घुस गया, बात जमी नहीं। वहां पे उन्होंने रखे हुए थे रफूगर। अब वो रफूगर अपनी बात को, उस बात को रफू करने के लिए उतारू हो गया। वो कहने लग गया महाराज, मैंने स्वयं देखा था इनके महाराज, जो हमारे बादशाह जो थे वो पहाड़ी पे थे और जो हिरण था वो जमीन पे था, यानी कि नीचाई पे था। और इन्होंने जब तीर चला लगा और वो पंजे से अपनी आंखें खुजा रहा था, तो उसकी आंखों से निकल करके और उस पंजे में लग गया। तो बादशाह सलामत ठीक कह रहे, लेकिन उसके बाद में लोगों ने कहा भाई ठीक है, इन्होंने रफू तो कर दिया। लेकिन बाद में जब दरबार समाप्त हुआ तो रफूगर ने कहा मैं छोटे मोटो तो रफू कर सकता हूं, लेकिन जो आप तिरपाल मेरे से सिलवाएंगे मेरे से नहीं सिले जाएंगे। ठीक। तो इसी तरीके से राहुल गांधी जी की स्थिति है। और आज की तारीख में अगर आप वास्तविकता, मेरी बात मेरा अगर आप मूल्यांकन मानेंगे तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो इस देश की ना आत्मा को समझते हैं ना इस देश की भावना को समझते हैं। वो कभी चाहे वो कभी औरंगजेब के ऊपर चाहे वो बयान देते हैं, चाहे कभी राणा सांगा के ऊपर बयान के ऊपर वो चुप रहते हैं या उनकी जो अपनी प्रतिक्रिया होती है, और चाहे महाराणा प्रताप की बात करें, वो कहीं ना कहीं इस देश की ना भावना को समझते हैं ना इस देश की आत्मा को समझते हैं। इसी कारण आज स्थिति ये है कि लगातार पिछले समझ लीजिए 11-12 वर्षों से कांग्रेस मेरे हिसाब से अपने न्यूनतम स्कोर के ऊपर जा रही है। यानी कि मैं तो एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहादुर शाह जफर है, यानी कि बहादुर शाह जफर जिस तरीके से मुगल सरकार के अंतिम शासक थे, उसी तरीके से राहुल गांधी जी कांग्रेस के मेरे हिसाब से अंतिम नेता है। इसके बाद में शायद कांग्रेस और आगे बहुत ज्यादा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सर्वाइवल कर नहीं पाएगी, क्योंकि ना तो इनका ज्ञान है। हाँ, इस पर थोड़ा विश्लेषण खैर कांग्रेस के अंदर भी होना चाहिए। खैर वो उनकी अपनी राजनीति है। राजकुमार मौर्य जी, आपने देखा होगा, और ये सवाल चूंकि जनता भी पूछती है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी पूछते हैं, राणा सांगा का जब नाम आया तो अच्छा लगा कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के बयान से किनारा किया।
मेरे साथ खुद कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, राणा सांगा इस देश के हीरो है और वो रहेंगे। समाजवादी पार्टी जो कह रही है गलत कह रही है। लेकिन उसके बावजूद होता दरअसल ये है कि अलग अलग परिस्थितियों के बीच में जब फिल्म छावा आई तब एक विवाद उठा औरंगजेब को लेकर। कांग्रेस के कई नेता धड़ाक से औरंगजेब के पक्ष में आए और उन्होंने कहा हाँ, शंभू महाराज हमारे हीरो हैं, शिवाजी हमारे हीरो हैं, लेकिन औरंगजेब की स्थिति इस तरह की नहीं जिस तरह की बताई जा रही है। बाबर का नाम आया, तब राम मंदिर का नाम आया, वो स्थिति आज तक जो है वो राम मंदिर इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव वहां पर कब जाएं। और अभी ये कि ये वीर सावरकर को लेकर स्थिति चल रही है। इन स्थितियों में कांग्रेस की रणनीति क्या जानबूझकर ऐसी है या पर वाकई में कोई मिसगाइड करता है? तीन बातें यहाँ आपने की हैं, तीनों का एक एक करके जवाब देते हैं। हाँ। पहली बात तो अभी तुलना हो रही थी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की। तो बहादुर शाह जफर एक वीर थे, शहीद थे, उन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था। उनकी तुलना अगर सावरकर से करेंगे, सावरकर के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। सावरकर, आज सावरकर को मानने वाले हैं, हम जो है बहादुर शाह जफर को मानते हैं। उन्होंने कुर्बानी दी, अपने बेटों को कुर्बानी दी, उनके सामने तो आप लोग कभी नहीं टिकते। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात अभी राणा सांगा की तुलना हुई थी औरंगजेब से। तो औरंगजेब भी हमारे यहाँ पूर्वज रहे हैं। आपके पूर्वज हैं औरंगजेब? हमारा देश जो है, आपके पूर्वज है औरंगजेब? औरंगजेब आपका पूर्वज है? काहे भाई, औरंगजेब के पूर्वज यहाँ नहीं है, उनके वंशज नहीं है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। उससे पहले जितने लोग आजादी की लड़ाई में लड़े हैं, औरंगजेब ने आजादी की लड़ाई लड़ी, पर उनके वंशज बने नहीं है। हिंदू मुसलमान एक होकर लड़े हैं। तो सारी बातों को हम पीछे रखते हुए भारत का मुसलमान औरंगजेब का वंशज है, आप कह रहे हैं? जी, क्या बताइए? भारत का मुसलमान औरंगजेब का वंशज है? भारत का क्या मुगलों के वंशज नहीं है भारत में? क्या उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए? उनको इसलिए ये मानसिकता सिर्फ भारत में ही हो सकती है। अरे भाई, जब देश की आजादी के लिए लड़ लिए और साथ हम एक संविधान को मान रहे हैं, तो हमारे भाई हुए वो भी, इसमें हमको दो राय नहीं होनी चाहिए। आज बात करिए, 1947 के बाद जब संविधान हमारा लागू हुआ 50 में, के बाद अगर कोई गद्दारी करता है, कोई गलत बात करता है, तब मानिए। इतिहास को हमको लेकर नहीं चलना है। और इतिहास में राणा सांगा ने अगर बुलाया था तो गद्दारी की थी, तो मानना चाहिए। राणा सांगा वीर थे, सिर्फ देश के लिए लड़े। इतिहास के दोनों आयाम है। हमारे बहुत से पूर्वज मिल जाएंगे जिन्होंने संघर्ष किया, लड़े, नहीं बात बनी तो समझौता किया। आप भारमल को देखिए, आप महाराणा प्रताप के बेटे को देखिए, आखिर मुगलों के आगे सरेंडर किए कि नहीं किए? तो इन चीजों पर हमें नहीं जाना है। हमें तो 1947 के बाद की बात करनी है ना। 1947 के बाद चाहे वो औरंगजेब का वंशज हो, चाहे महाराणा का वंशज हो, चाहे जो हो, सब हमारे हैं, सब आपस में हम भाई भाई हैं। हमें इस पर चलना चाहिए। ठीक है आलोक वत्सी, ओके ठीक है, बहुत चीजें रहेंगी। ठीक है। अब चूंकि अब काफी देर हो गई बातचीत को लेकर, अब आलोक वत्सी 2 मिनट आप समय लीजिए, तफसील से बताइए, एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। बात से खुश भी हूँ, नाराज भी हूँ, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज है औरंगजेब। आज अगर राहुल गांधी जी इस बात को सुन रहे होते, आज शाम तक इनको राज्यसभा या एमएलसी में नॉमिनेट कर देते। औरंगजेब कैसे हमारे पूर्वज हो सकते हैं? और भारत के सारे मुसलमान औरंगजेब की आल औलाद कैसे हो सकते हैं? इसमें से तो 80% हिंदू से कन्वर्ट किए हुए लोग हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर वीर सावरकर से भी बड़े त्यागी पुरुष थे। बहादुर शाह जफर को कौन सा काला पानी की सजा हुई थी? बहादुर शाह जफर के लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ जानते हैं आप? किस अय्याशी में वो जिंदगी जीते थे? थोड़ा इतिहास का पन्ने पलट लीजिए तो डिबेट में आपको सुविधा होगी। और 90 बार इसी तरीके के बयानों से आप
आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हार चुके हैं और मुझे लगता है डॉक्टर राजकुमार मौर्य सेंचुरी का इंतजार कर रहे हैं, जो आने वाले कुछ महीनों में वो भी इनकी मंशा पूरी हो जाएगी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सेंचुरी मारेंगे ये। और सही कहा है राजनीतिक विश्लेषक जी ने कि कांग्रेस ढलान पर है और वो ढलान ऐसी बातों से और तेजी पकड़ लेता है। आज इनकी स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में छत्रप लीडर्स के सामने दया की भीख मांगने जैसी है। कुछ सीट दे दो, हम भी लड़ लें। ठीक है आलोक बत्सी, आ रहा हूँ। राजकुमार मौर्य जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर पोद्दार साहब के पास जाऊंगा। कहा हम आपको बताते हैं औरंगजेब, क्या औरंगजेब 12.5% राजपूत नहीं था? अगर डीएनए या इन सब चीजों की आपको जरा सी भी जानकारी हो तो आप पूछ लीजिए, एआई से पूछ लीजिए, बताएगा कि जो है। तो हमको इतिहास से नहीं पढ़ना है, जितना इतिहास खोदेंगे उतनी जो है शिक्षा लेकर होगी। हमको ये बात करनी है कि 1947 के बाद हम एक हैं, भारतीय हैं, एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। और जितने लोग पहले थे सब हमारे पूर्वज हैं, हमारे देश के पूर्वज हैं, चाहे अकबर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे जो हो, हम अब साथ रहते हैं, साथ मिलकर आगे करते हैं। रही बात, अभी एक बात उन्होंने कहा सावरकर जी के मामले पर, तो हम साफ साफ बता दे रहे हैं कि जो चीजें सही है उसको कही जाएंगी हमेशा। सावरकर जी शुरुआत में लड़े थे तो लड़े थे, उसमें कोई बात नहीं। सुई राष्ट्र सिद्धांत उन्होंने दिया, भारत पाकिस्तान को अलग करवाया, दुनिया के साथ मिले, तो ये कलंक उनके ऊपर रहेगा। उन्होंने माफी मांगी, ये कलंक उनके ऊपर रहेगा। अब गांधी से लड़ते, आज उनका हम गुणगान करते हैं, सावरकर कहते हैं उनको, लेकिन उन्होंने माफी मांगी, इसलिए माफी भी कहे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर निरंजन पोद्दार जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए हम लोग सुन रहे हैं ना, राजकुमार मौर्य जी को सुना आपने, आलोक बत्सी ने रिएक्शन दिया, मैंने भी रिएक्शन दिया, और अभी आपका रिएक्शन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यही देखिए राजनीति आज की तारीख में किसको साधा जा रहा है, कैसे साधा जा रहा है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने बहादुर शाह जफर सावरकर से नहीं की थी। वीर सावरकर के साथ बहादुर शाह जैसे आदमी की तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वीर सावरकर जिस तरीके से त्यागी थे, जो मातृभूमि के सपूत थे, तो वो बहादुर शाह जफर कैसे हो सकते हैं। और बहादुर शाह जफर की जो मैंने तुलना की थी वो राहुल गांधी से की थी कि जिस तरीके से मुगल सल्तनत का आखिरी जो बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था, वैसे ही कांग्रेस का जो आखिरी अध्यक्ष या आखिरी नेता है वो राहुल गांधी होंगे। ये मैंने ये तुलना की थी, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अखिलेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए, इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है कि इनके औरंगजेब इनके पूर्वज थे, बहादुर शाह जफर इनके आदर्श है, और जो मुगल शासन था वो इनके लिए बहुत बड़ा आदर्श है। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस वंश से आते हैं, मैं बात कर रहा हूं, जो फिरोज गांधी की बात कर रहा हूं, तो वो जिस वंश से आते हैं, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हम औरंगजेब के वंशज हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति है भी नहीं है। और नाम राहुल रखने से क्या होता है, वो वंश तो जो वंश बेल होगी वही मानी जाएगी। दो बात। तीसरी बात देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप चाहे शैतान को माने चाहे भगवान को माने, आपकी मानता और आपकी अपनी सोच और अपनी विचार के ऊपर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि इस देश ने, जैसे अभी औरंगजेब की जो प्रशंसा कर रहे थे, या कुछ लोगों को औरंगजेब पसंद है, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से इस देश की आत्मा ने और इस देश की भावना ने आज 20,000 साल बाद में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को माफ नहीं किया है ना, जिस तरीके से आज भी हर वर्ष उनके पुतले जलाए जाते हैं, वैसे आपको मैं बताऊं, आप इतिहास को चाहे जितना मर्जी तोड़े मरोड़े, जितना मर्जी इतिहास को अपने हिसाब से दूषित करें, लेकिन वास्तविकता जानते हैं कि अजितेश जी, एक बात आपके चैनल पे और महत्वपूर्ण कह के जा रहा हूं कि इस विश्व के अंदर जिन जिन देशों के अंदर इस्लाम पहुंचा, वहां की संस्कृति और वहां का धर्म और वहां की जो उपासना पद्धति है, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। भारत एक केवल ऐसा देश, ऐसी मातृभूमि, ऐसी भारत भूमि रही है कि जो 700 सालों के गुलामी के बावजूद भी अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपने जो उनकी पूजा पद्धति है उसको वो डिग नहीं पाए। इसका दो कारण है, मैं बताऊंगा अजितेश जी। एक होता लिखित इतिहास,
और एक होता है किंवदंतियां, यानी कि मेरे परदादा जी ने मेरे दादाजी को बताया, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को बताया, मेरे पिताजी ने मुझे बताया, मैं अपने बच्चों को वो इतिहास बता के जाऊंगा। तो जो मौर्य जी और राहुल गांधी जी पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कम्युनिस्टों का दिखा हुआ इतिहास, दूषित इतिहास। और हम जिस इतिहास की बात करते हैं वो है किंवदंतियों वाला इतिहास, यानी कि जो माउथ टू माउथ आगे बढ़ता है और वो आने वाली और 7 पीढ़ियों तक वो इतिहास कायम रहेगा। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, इस देश की भावना, इस देश की आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप उसके साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे तो इसी तरीके से आप सार्वजनिक जीवन से बाहर होते चले जाएंगे। ठीक है पोद्दार साहब, बताओ एक रिएक्शन यहाँ पर जो है वो राजकुमार मौर्य जी देना चाह रहे हैं, उनसे ले लूं, उसके बाद मनीष शुक्ला जी के पास आऊंगा, काफी देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं। राजकुमार मौर्य जी जल्दी से। ये जो प्रकरण है इसमें हमको पिछले जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनके बारे में हमें नहीं सोचना, ना हो इतिहास के कचड़ों में पड़ना है। अभी हमने कहा औरंगजेब 12.5% राजपूत नहीं था, इसका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। आप AI से कुछ कहा, जिससे पूछिए जो है उनकी अकबर की शादी जोधाबाई से हुई, उनका पोता था, इस तरह के देने का जो सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग 12.5% आएगा। तो इन सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना। हमको 47 के बाद आजादी की लड़ाई में जो जो कौमें, गजब इतिहास है, हमें उनको अपना भाई मानना चाहिए और आगे आने वाली जो भी चीजें हैं उनको हमें साथ मिलकर चलना है। और आगे नया एक देश आ रहा है। गजब इतिहास है आपका। ठीक है राजकुमार मौर्य जी, आ रहा हूँ। हाँ पोद्दार साहब आ रहा हूँ, अभी आलोक वत्स जी आपके पास भी आ रहा हूँ। मनीष शुक्ला जी है मेरे साथ, चूंकि काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे। मनीष शुक्ला जी, अभी देखिए कानूनी मसले पर अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है आपने तफसील से बताया क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। अभी स्टे है, अभी राहुल गांधी के लिए मुसीबत जो है वो थम गई है। थोड़ा कानूनी भाषा जो है वो कम हम लोगों को समझ में आती है, आम आदमियों को थोड़ा सा आप तफसील से समझा दीजिए कि दरअसल स्टे भी है। ठीक है, आगे इस पूरे मामले में कितनी क्या कुछ परसेंटेज है कि चीज़ें बदलेंगी या फिर थम गया मामला, हो गई राहत, पूर्णतः राहत हो गई? देखिए, अगर इस तरह का अगर कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा कि जिसके सिपह सालार, जिसके मुखिया पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है और टिप्पणी करने के बाद वार्न किया है, और उसके बाद भी अगर आप कॉन्टिन्यूसली उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी अगर बोलते रहेंगे तो वो इनडायरेक्टली नहीं माना जाएगा कि आपका कोई कंट्रोल है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कानून है डेफेमेशन का, मैं आपको बता दूं, ये जो कानून है डेफेमेशन, इसमें 3 साल की सजा है। लेकिन मैं आपको बता दूं होता क्या है कि जितने भी राजनीति पार्टियां हैं, ये एक मुद्दे को, क्योंकि उस समय जो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी जी की नवंबर 2022 में, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में, तो उसमें उनको माइलेज लेना था। जब माइलेज लेना था, सेंटिमेंट जीतना था, तो उन्होंने कुछ भी व्यक्तित्व दे दिया बिना वेरीफाई किए हुए, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित करें, उनको सेंटिमेंट्स मिले, उनको वोट में कन्वर्ट हो। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो गांधी जी वर्सेस मोदी जी हो, तो भी आपने देखा होगा पिछले प्रकरण में क्या हुआ। तो जब कोर्ट टिप्पणी करती है या स्टिक हो जाती है, ये लोग माफी मांग लेते हैं। तो जब ये लोग माफी मांग लेते हैं तो बात आई गई हो जाती है। तो जब इनके राजनीति व्यक्तित्व खुद माफी कोर्ट में मांगते हैं, तो अगर वीर सावरकर जी की चिट्ठी के पीछे अगर पड़ेंगे माफी मांगने के लिए, वो तो एक टॉक्टिकल मूव होता है। तो अगर ये माफी अगर मांग रहे तो इनको गद्दार क्यों ना करार किया जाए जनता की नजर। अगर कोर्ट में माफी बोल ये गलत थे, उनको चाहिए, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, मसला हो। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जो आज भी मैं देखता हूँ, मेरे पास हैं भी बहुत सारे केसेस, जहाँ पर 2 साल 1 साल के बाद वो राजनीति व्यक्तित्व कोर्ट में आकर के सरेंडर होकर के माफी मांग लेता है। या तो वो माफीनामा गलत था या आपका वो बयान गलत था। अगर वो माफीनामा गलत था तो आपने कार्यकर्ता को समझाएं, आपको ये नहीं बोलना है, आपको लाइन ऑफ एक्शन नहीं लेनी है। तो भाई हमको तो इतना सिखाया कि अगर सरदार सरेंडर हो जाता है तो सेना सरेंडर हो जाती है। तो अगर सरदार सरेंडर हो गया तो सेना सरेंडर क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। अब जब हो ही गया और जब बयान दे दिया, उसके बाद उसमें माफी मांग ली, तो फिर बयान का क्या हो? राजकुमार मौर्य जी लेकिन फ्रीक्वेंटली बोल रहे हैं। खैर, अब वो उनका मसला है। आलोक वत्स जी यहाँ पर एक रिएक्शन में आपसे, पोद्दार साहब आ रहा हूँ, चूंकि उस वक्त जो है जब राजकुमार मौर्य जी बोल रहे थे तो आप दोनों ही लोग हालांकि बोलना चाह रहे थे पहले,
आलोक बत्सी मेरी आवाज आ रही है तो आप रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद पोद्दार साहब आप बोलिएगा। मैं डॉक्टर राजकुमार मौर्य के इतिहास से बहुत प्रभावित हूँ और मेरा ज्ञान वर्धन बढ़ाने के लिए इनको मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये पहली बार मैंने सुना है, बहुत डिबेट कर लिए हमने, उदार से भी बहुत डिबेट किए कि औरंगजेब 12.5% राजपूत था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षक बयान है कांग्रेस पार्टी के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे ही इतिहास का ज्ञान अगर ये बांटते रहेंगे तो इनके पार्टी को रसातल में जाने में देरी नहीं लगेगी। मैं तो चाहता हूं कि और खोज करें एआई से, किस एआई से ये ऐसी खबरें ला रहे हैं। ये तो भाषण में बात करने योग्य बातें हैं। ठीक ठीक। औरंगजेब भी हिंदू था, हाँ। लेकिन 12.5%। हाँ, 12.5%। मैं ठीक इनके है, ज्ञान पोद्दार साहब वर्धन के वोट लिए- यू। हाँ ठीक है, ओके आलोक जी आ रहा हूँ। ठीक, हाँ मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये अभी मौर्य जी कह रहे थे कि हमें इतिहास के पचड़ों में नहीं पढ़ना है, पीछे का नहीं देखना है, हमें तो सन 1950 के बाद में क्या है वो देखना है। तो मेरा ये मानना आपको मैं बता दूं कि कोई भी संस्कृति, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज जब अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को जो भूल जाता है, अपनी जो उसका जो एक गौरवशाली इतिहास है, जब वो उसको अगर नहीं याद रखता है तो मेरे हिसाब से वो समाज आगे जाकर के कहीं ना कहीं शिखंडी या यूं कहीं ना कहीं वो जिसको कहते हैं नपुंसक बन जाता है। और अगर इस चीज को समझते हैं, और रही बात भारत कभी भी हारा है या भारत के वीर कभी भी हारे हैं, किस चीज से हारे हैं, वो जो जिस तरीके से आज समाज में गद्दार मौजूद है उसी तरीके से तो उस समय भी गद्दार मौजूद थे। उस समय भी भाई, आपको जिसको भाई मानना है आप उसको भाई मानिए, जिसको बहनोई मानना है उसको बहनोई मानिए, जिसको फूफा मानना है फूफा मानिए। किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भारत का संविधान सबको सब कुछ मानने का अधिकार देता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो संवेदनशील व्यक्ति है वो अपनी विवेक अध्ययन करेगा, वो एआई से नहीं पूछेगा, वो अपने दादा परदादा सरदादा जो 7 पीढ़ियों से वो क्या सुनता आ रहा है वो उसको समझेगा। क्योंकि जो इतिहास तो उसका इतिहास तो लिखा भी जा सकता है, इतिहास बदला भी जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से पैसे दे करके इतिहास को अपभ्रंश भी किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपको इन चीजों को समझना चाहिए, भारत के गौरवशाली इतिहास के ऊपर गर्व करना चाहिए, ना कि आज सूक्ष्म राजनीतिक लाभ के लिए किसी को भाई किसी को। ठीक है पोद्दार जी, समय की बेहद कमी है, बात के साथ आप सभी को रोकना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए खास चर्चा में। तो जाहिर सी बात है, एक बयान है उस पर घमासान है और सम्मान की लड़ाई के बीच में एक टिप्पणी भी है, और टिप्पणी जो है वो ये है कि इतिहास का सम्मान कीजिए, इतिहास सुनिए अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, और सम्मान कीजिए या सम्मान कीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि भाषा जो है वो मर्यादित हो और ऐसी ना हो कि चरण में पड़े सुप्रीम कोर्ट। अच्छी खास चर्चा में दिखा दे। नमस्ते।